स्कैन सितारे के मेरे आज के मेहमान कुछ हवाले से बहुत ही स्पेशल है। एक स्पेशलिटी तो ये है कि बीइंग एन आउट एंड आउट प्रोडक्ट ऑफ स्कैन्स, इन्होंने ACCA में 2 डिस्टिंक्शंस हासिल कर रखी हैं। दूसरी खास बात यह है कि अभी कल ही की बात लगती है कि एक छोटा सा बच्चा मेरी क्लास में बैठा हुआ था और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर सर्व कर रहा है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा चलूँगा एहसान रहमान की तरफ। एहसान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये ऑनर इज़ ऑल आवर्स। एहसान, ये जो हमारा पॉडकास्ट है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपकी एक तो सक्सेस को हम सेलिब्रेट करें, दूसरा एक जर्नी शो करें अपने स्टूडेंट्स के लिए या और लोग के लिए जो अकाउंटेंसी में कैरियर सोच रहे हैं, कि वो इंस्पायर भी हो सकें और अंडरस्टैंड भी कर सकें, आपकी जर्नी से सीख सकें और फिर उसको रेप्लिकेट कर सकें या इवन उससे भी आगे जा सकें। तो जो मेरा पहला सवाल है यूजुअली जो मैं कर रहा होता हूँ, वो ये होता है कि नॉर्मली मैट्रिक या FSC के बाद लोग ACCA या CA ज्वाइन करते हैं। आपने ACCA ज्वाइन किया, तो क्या सोच थी उस टाइम पे नॉर्मली इस कैरियर को चूज़ करते हुए? ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड कैरियर्स हैं उनकी जगह ACCA चूज़ करने की मेजर रीज़न क्या थी? सर बेसिकली स्टार्ट ऑफ माय करियर, एजुकेशनल करियर, मुझे वाले साहब ने शुरू से ही अकाउंटेंसी का थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ के अकाउंटेंसी करनी है। उसकी एक रीज़न में मेनली ये भी थी कि मेरी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और मैथ्स में मार्क्स अच्छे आते थे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर तो थोड़ा सा एक आइडिया था कि देयर इज़ अ फील्ड कॉल्ड अकाउंटेंसी। CA और ACCA और क्या डिफरेंस है इसका, उस वक्त मुझे इसका नहीं आइडिया था। तो वहाँ से स्टार्ट लेते हुए जब मैंने मैट्रिक की तो मैट्रिक में मेरे मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। हालांकि ACCA इज़ नॉट डायरेक्टली मैथ्स, अकाउंटिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। तो बट उस वक्त इसका नहीं आइडिया था, सिर्फ इतना पता था कि नंबर्स अच्छे हैं एंड अकाउंटेंसी हैज़ समथिंग टू डू विद नंबर्स, तो ACCA ही करना है, मतलब अकाउंटेंसी। तो मैट्रिक के बाद मैं स्टार्ट करने वाला था, बट मुझे उस वक्त वालिद साहब से मेरी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना मतलब FSC कर लें और उसके बाद फिर आप एक डिसीजन लें। तो फिर वहाँ मैंने उसको थोड़ा सा अभी ब्रेक, एक टाइम लिया और डिसीजन लिया कि मैं FSC कर लेता हूँ। तो FSC का ये इम्पैक्ट हुआ कि FSC के अंदर मज़ीद इंग्लिश की स्किल्स और उसके अलावा जो साइंस की स्किल्स हैं और ओवरऑल एक जो इम्पैक्ट है उसका वो काफ़ी बेहतर रहा। और उसमें भी क्योंकि मैंने प्री इंजीनियरिंग रखी थी तो मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो FSC के बाद मैंने जब दोबारा डिसाइड करने के लिए बैठा कि आज मैं मतलब आगे किस फील्ड में जाना है, बिकॉज आई हैव ऑप्शंस कि इंजीनियरिंग में भी जा सकता हूँ और क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अकाउंटेंसी इज़ माई थिंग। तो उसके बाद मैं आया, स्कैन्स आया और स्कैन्स आके मुझे आइडिया हुआ कि ACCA एंड CA देयर आर 2 डिफरेंट फील्ड्स। तो उनकी मैंने रीजंस पूछी कि मतलब मुझे किस साइड पे जाना चाहिए। तो डिसाइडिंग ऑन सम फैक्टर्स के जैसे कि ACCA का थोड़ा सा टाइम स्पेन कम है इन टर्म्स ऑफ के पेपर हम दे लेते हैं, CA में आर्टिकल साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए ACCA मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से जो है ना ACCA का करियर स्टार्ट हुआ। अच्छा, जब ये मैं बताता चलूँ कि जब FSC के बाद या मैट्रिक के बाद लोग ACCA ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले उसका एक बेस कोर्स है AFD, वो करते हैं। तो आपने भी पहले AFD ज्वाइन किया था और गालबन ये वो टाइम भी है जिसमें कोविड भी था। हाँ। और फिर उसमें आपने पोजीशन भी ली। तो ज़रा उस जर्नी के बारे में बताएं, जब आप AFD में आए, एक तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिर जो पोजीशन है उसके अंदर किस पेपर में थी और उसके बारे में भी कुछ बताइए। तो बेसिकली जब मेरा ACCA स्टार्ट हुआ था, AFD बेसिकली, तो वो कोरोना का टाइम था और उस वक्त हर जगह लॉकडाउन था। तो जस्ट आए, एडमिशन लिया, कुछ क्लासेस होती थी कैंपस में और कुछ ऑनलाइन होती थी। जब पेपर का टाइम आता था तो फॉर्चुनेटली क्लासेस जो है ना मतलब थोड़ा सा लॉकडाउन कम होता था तो हम आके एग्ज़ाम दे देते थे। तो उस वजह से थोड़ा सा AFD डिले हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह AFD ओवरऑल काफ़ी स्मूथ गया, क्लासेस एंड ऑल, क्योंकि
ऑनलाइन भी मैनेजमेंट थी स्कैन्स की कि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाती थी, लाइव हम क्लासेस ले लेते थे। और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट होता था तो हम कैंपस भी आ जाते थे। तो AFT का पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, और उसमें मेरी FMA के अंदर F2 के अंदर पोजीशन आई थी, जो कि स्कैन से ही पढ़ा था सरसद से। तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और मतलब जिस तरह उन्होंने तैयारी करवाई थी इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग और फीडबैक और डेली डिस्कशन, तो उसकी वजह से आई गेस कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। और मैं अपना खुद भी मतलब जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं दिल में सोच रहा था कि जो है ना हमारे टीचर्स ने बहुत जो है ना मेहनत की है, और नो डाउट हमने भी ऑब्वियसली उसके लिए तैयारी की होती है, बट टीचर का भी एक जो फीडबैक होता है या जिस तरह वो लेके चल रहे होते हैं चीज़ों को, तो आइडिया हो रहा होता है कि सर मतलब आउट ऑफ द वे जाके जो है ना हेल्प कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। तो मेरा दिल था कि अल्लाह ताला जो है ना इस एग्ज़ाम में जो है ना पोजीशन बन जाए। तो F1 to 3 यूजुअली हम एक साथ उठाते हैं, जैसे आपको पता है कि 1 2 3, और तो मैंने बाकी एग्ज़ाम दे ले ली थी, F2 रह गया था सिर्फ। तो जब F2 के एग्ज़ाम दिया और स्क्रीन पे एंटर किया तो मार्क्स आए, तो आई वाज शॉक्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे, अमेजिंग। तो कुछ अरसे बाद उसकी पोजीशन अनाउंस होती है, तो मैंने सर से आके बताया, सर से डिस्कस किया और मुबारकबाद दी उनको। तो इस तरह ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एहसान, उसके बाद ऑब्वियसली FD में यूजली लोग ज़ाहिर है अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिलेटिवली हम कह सकते हैं ना वे कि ईजियर स्टेज है, पासिंग परसेंटेज उसमें और भी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो ACCA के बाकी फिर 10 पेपर्स रह जाते हैं आफ्टर AFD। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका जर्नी बड़ा ज़बरदस्त है, स्कैन्स मुल्तान में उसका मेजर पोर्शन आपने किया है। तो एक तो बताइएगा कि वो जर्नी आपका कैसा गया, उसमें पेपर्स चूज़ कैसे किए, मतलब सीक्वेंसिंग क्या थी, और बाकी जो बातें आप बताना चाहें जिनसे पढ़ा उनके बारे में भी, ये स्टेज इज़ योर्स। आई थिंक सीक्वेंस जो ACCA ने सेट किया है उसकी एक रीज़न है, और सीक्वेंस इज देयर फॉर रीज़न। तो सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, बट देर आर नो लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल्स। तो अगर हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि कोई लड़का चाहता है कि मैं 2 पेपर उठा रहा हूँ, तो एक थ्योरी का पेपर हो और एक न्यूमेरिकल्स का पेपर हो, क्योंकि थ्योरी एट टाइम अगर आप दोनों पेपर आपने थ्योरी को उठा लिया तो उनकी प्रैक्टिस करना, पढ़ना थोड़ा सा वो टफ हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि प्रैक्टिस उस तरह से नहीं हो पाती और थोड़ा सा वो रफ हो जाता है। तो दैट्स वाई आई थिंक सीक्वेंस, अगर इस वजह से कोई ब्रेक करना चाह रहा है कि एक F9 उठा लूँ और फिर एक मैं उसके साथ जो है ना ऑडिट का पेपर उठा लूँ, तो इस तरह, तो आई थिंक दैट्स ओके। मतलब F5 या F8 जो है हमारा ऑडिट है। तो बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2 पेपर्स करके उठाए हैं AFT के बाद। इवन AFT में भी स्कैन्स की, क्योंकि टीचर्स की गाइडेंस थी, तो उन्होंने गाइड किया हुआ था कि आपने इस सीक्वेंस को लेके चलना है और 2 पेपर उठाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फंडामेंटल्स का एक्सपीरियंस रहा है उसमें भी मैंने 2 पेपर उठाए हैं, सिर्फ ऑडिट के अलावा। और उसके अलावा प्रोफेशनल्स में भी जाके मैंने AFM और AAA 2 पेपर सी जो है ना पिक किए हैं, और 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर 2 पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पास किए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि अब मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में नॉर्मली कि वो 3 महीने के सेशन में एक पेपर ले लेते हैं। ये ज़रा बताइएगा कि एक पेपर लेना क्या दुरुस्त है, क्या सही क्वांटिटी है या नंबर ऑफ पेपर है जो हमें लेना चाहिए इन अ 3 मंथ सेशन? आई थिंक ACCA जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट उसको थोड़ा सा मतलब इस तरह जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं कि 3 मंथ हैं तो चलें एक पेपर उठा लेंगे, तैयारी नहीं हुई तो चलें 6 मंथ में कर लेंगे। तो आई थिंक ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जब आप फॉर्म में जाते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है, ये वहाँ पे वो इस चीज़ को वो सामने रख के इवेल्युएट करते हैं कि आपने कितना टाइम पीरियड में ACCA क्लियर किया। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एज सुन एज पॉसिबल करें, और 2 पेपर्स इन 3 मंथ्स पीरियड इज़ क्वाइट नॉर्मल। उसमें हम पहले जिस एक्सपीरियंस से आते हैं कि हमने 7-8 बुक्स उठाई होती हैं FSC में, और मल्टीपल हम चीज़ें देख रहे होते हैं, गाइड ये वो। तो आई थिंक 2 पेपर्स जो हैं और पर 3 मंथ पीरियड इज़ नॉर्मल। और कितना आपको 20 घंटे दिन में पढ़ना पड़ता है ये 2 पेपर्स करने के लिए, ये भी ज़रा बताना यार, क्योंकि कई मतलब जो बच्चे हैं अच्छे वो तो 2 ही ले रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा डर जाते हैं इसमें, और कुछ लोग शायद मिसगाइड भी कर देते हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। सर एक्चुअली जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है,
उन लड़कों से सीखा है जो मेरे सीनियर्स थे, उन स्टूडेंट से जो सीनियर थे जिन्होंने पोजीशंस भी ली हैं। तो जितने भी लड़कों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनकी एक हैबिट होती है कि वो 24 आवर्स नहीं पढ़ते। ठीक है, उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया होता है कि किस टाइम उन्होंने कुछ अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है, इंडोर एक्टिविटीज़ करनी है, किस टाइम उन्होंने बाहर जाके एंजॉय करना है, किस टाइम उन्होंने पढ़ना है। तो आई थिंक AFD लेवल पे तो मतलब बहुत ही इजी होता है, इस चीज़ का नहीं सवाल बनता कि हम कितना टाइम पढ़ें, क्योंकि आप इजीली क्लियर कर जाते हैं। तो वहाँ से बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, और वो जब फंडामेंटल्स में आते हैं तो वो वही रूटीन कैरी करते हैं, जिसकी वजह से उनको बाज़ औक़ात जो है ना फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा 20 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ के 4 से 5 घंटे भी अगर कोई पढ़ता है 2 पेपर के साथ, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, उसमें अब एहसान एक बात है कि आपने एक पोजीशन फिर ACCA में भी जाके स्कोर ली, एक तो वो एक्सपीरियंस भी बताइए, और बताइए कि पोजीशन के लिए लेने के लिए क्या डिफरेंट करना पड़ता है, एक पेपर पास करना वर्सेस एक पेपर में पोजीशन लेना, और क्या प्लान करके ली जाती है या आपका वर्क एथिक सेम होता है हर पेपर में, और किसी एक पेपर में फिर आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा यार्ड चले जाते हैं? इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा अपना शेयर करें एक्सपीरियंस। सर आई थिंक पोजीशन के लिए पहले यहाँ पे सोचना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि जब भी कोई चीज़ आप सोचते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तभी वो अचीवेबल होती है। बाज़ औक़ात जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा यही था कि पेपर्स निकालने हैं, 80% प्लस में निकालने हैं, और अच्छे मार्क्स में निकालने हैं जस्ट। लेकिन एक टाइम आया मुझे था कि यार एटलीस्ट एक पोजीशन सिक्योर करनी चाहिए। तो जैसे वो 3 मंथ पीरियड स्टार्ट हुआ, तो मैंने उस वक्त 2 पेपर उठाए हुए थे, एक AFM और एक AAA। तो मैंने 3 मंथ डे 1 से ही मैंने अपना स्केड्यूल सेट किया, और सबसे मेन थिंग आई थिंक इसमें यह है कि आप डे 1 पे ही बैठ के डिसाइड कर लें कि किस दिन आपने कितना पढ़ना है, बजाय इसके कि जब बाज़ औक़ात हम उसको डिले करते जाते हैं चीज़ों को, तो वो फिर लास्ट मंथ में या लास्ट टाइम में फिर लड़के देख रहे होते हैं कि जी अब अभी तो लेक्चर्स भी पेंडिंग हैं, अभी तो प्रैक्टिस भी नहीं की, अभी तो मॉक भी नहीं किए, अभी तो मतलब उनकी अपनी कोई प्लान नहीं होता। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा लास्ट पूरे मंथ का या इवन 1.5 मंथ्स का मैं कहूँगा कि एक मिनट का प्लान था कि मैंने किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में क्लासेस लेनी है, किस टाइम में क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम में खाना खाना है, ईच एंड एवरी। और जब पोजीशन आती है और ACCA आपको बुलाता है और ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को भी ऑनर करता है, और इवन आपके कॉलेज में भी आपको एक बड़ा ऑनर मिलता है, तस्वीरें लगती हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो भी ज़रा एक्सप्लेन करो। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है कि ऑब्वियसली जो है ना मेहनत जो की होती है, और उसके अलावा वालिदैन के लिए बहुत खुशी का मौका होता है, और असातिज़ा के लिए खुशी का मौका होता है। और उसके अलावा जब ऑब्वियसली जब पिक्चर्स लगती हैं तो किसी से मुलाकात होती है तो कहते हैं यार आप वही हो, आपको वहाँ पिक्चर देखी है तो आपने क्या किया। बाज़ औक़ात कहीं पे सिर्फ वो मार्केटिंग के लिए पिक्चर्स लगाते हैं तो कहते हैं यार आपने क्या किया, अच्छा आप मतलब ACCA किया सही। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ACCA खुद आपको इनवाइट करता है, जो भी ACCA के अंदर जितने भी पोजीशन होल्डर्स होते हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के बिग सिटीज़ हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर ACCA इनवाइट करता है और आपको रिवार्ड्स देते हैं और रिकग्नाइज़ करते हैं आपकी एफर्ट्स। और अगर आप देखें तो जो स्कैन्स का हमारे बाहर इख्तिबार है एंटर होते ही, उसमें हमारे काफ़ी हाई अचीवर्स की जो तस्वीरें हैं, वन ऑफ द पिक्चर्स इज़ योर्स, तो बड़ा ऑब्वियसली प्राउड फील होता है आज हम भी जब आपसे मिलते हैं। अच्छा एहसान, एक अब ज़रा नेक्स्ट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे ट्रेंड सा सब में तो नहीं, मैं कहूँगा कुछ बच्चों में आ जाता है कि वो रोड मैप से हट जाते हैं। भी आपने कहा कि जी टीचर्स जैसे गाइड कर रहे हैं, कॉलेज एक रोड मैप दे रहा है, उस रोड मैप पे चलते हुए बहुत इजीली और जल्दी सक्सेस अचीव की जा सकती है। तो इसकी ज़रा इंपॉर्टेंस को रीइटरेट कीजिएगा कि रोड मैप पे रहना, या कॉलेज जो आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि भाई आप इतने अरसे में ये पेपर उठाओ, इतने पेपर उठाओ, इस सीक्वेंस में उठाओ, ये कितना ज़रूरी है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न एक ये है कि जो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है ओवर द पास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा होता है अपनी नज़रों से कि स्टूडेंट्स ने किन पेपर्स को उठाया, कहाँ पे उन्होंने अच्छा स्कोर किया, कहाँ पे नहीं किया। तो वो आई थिंक द बेस्ट शॉर्टकट यही है कि आप टीचर से ही डिस्कस करें, उनसे गाइडेंस लें। किसी स्टूडेंट को अगर कोई मसला होता है, अगर आपको कोई भी इशू है, तो आप जाके डायरेक्टली टीचर से बात करें कि सर देखें मैं
मुझे इस पेपर में ये इशू है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये 2 एग्ज़ाम्स उठा लूँ, मैं ये वाला जो है ना पाथवे उठा लूँ, या इस तरह मैं चीज़ों को लेके चलूँ। तो वो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप टीचर से ही डिस्कस करें। उसके बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कुछ उन दोस्तों से डिस्कस कर रहे होते हैं जिनका अपना एक्सपीरियंस जो है ना नहीं होता उतना, और जो गाइड कर रहे होते हैं वो उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता। तो उसकी वजह से फिर बाज़ औक़ात हम कोई अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में फिर हमें रिग्रेट करना पड़ता है। तो आई थिंक टीचर से डिस्कस करना चाहिए। मैंने खुद पर्सनली या हमारे बैच ने हमने हर स्टेज पे हर पेपर के बाद अपने साथ-साथ से जाके टीचर से जाके आपसे इवन कई बार चीज़ें डिस्कस की हैं कि सर देखें हम ये प्लान कर रहे हैं। तो उससे बहुत मर्तबा जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें या काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन मिल जाते हैं कि आप ये ना करें एहसान, आप ये ना करें, ये कर लें, या ये पेपर उठा लें, या इस चीज़ को इस तरह से लेके चलें, या इस तरह से प्रैक्टिस करें। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें अब थोड़ा एक और आगे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपने अपना जो 80 to 90% पूरा ACCA का जर्नी है वो मुल्तान स्कैन्स में ही किया है। ऑब्वियसली लास्ट के 1-2 पेपर लाहौर स्कैन से किए क्योंकि उस वक्त तक आपके आई गेस आर्टिकल्स भी हो चुके थे टू लाहौर। बट ओवरऑल ये आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है? और मैं ये चाहता हूँ कि इन अभी आप ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि कुछ बच्चे जब मूव करते हैं इन बिटवीन ACCA तो वो सेटल नहीं हो पाते। तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या मुल्तान से ACCA करना वाइज डिसीजन है या ये आपकी नज़र में एक वाइज डिसीजन नहीं है? इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? आई थिंक मूव करना चाहिए, लेकिन उसका डिसीजन जो है वो इस पे बेस ना करता हो कि यहाँ पे मुल्तान में मतलब क्योंकि स्कैन्स लाहौर में भी है तो हम वहाँ से करें, और यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शंस आई हैं, काफ़ी प्लेस विनर्स हैं, मेरे अपने बैच के हैं, इवन मैं खुद हूँ, मेरे से सीनियर्स भी हैं। तो वहाँ जाने की मेरी एक रीज़न जो पर्सनल थी वो ये थी कि मैंने उस वक्त आर्टिकल स्टार्ट करने थे, चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ की और एक जॉब मार्केट जो मुल्तान में है वो थोड़ी सी लाहौर की निस्बत कम है पड़ी। तो दैट्स वाई आई थिंक उस वजह से। हाँ, आर्टिकल्स का तो टाइम सही है, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल से पहले तक की, मतलब जब पेपर्स पढ़ रहे हैं। तो इज इट बेटर एट मुल्तान इफ़ यू आर लिविंग इन मुल्तान एंड एडजॉइनिंग एरियाज और नॉट? आई थिंक अगर मुल्तान में रहते हैं और नियर बाई एरियाज़ में रहते हैं तो आई थिंक मुल्तान इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। रीज़न बीइंग के जो टाइम है, टाइम इज़ मनी, आपका टाइम सेव होता है। उसके अलावा जो लोग वहाँ जाके सेटल नहीं हो पाते उसकी बाज़ औक़ात रीज़न ये भी होती है कि किसी और सिटी में जाना और वहाँ सारी एक्टिविटीज़ अपनी खुद करना, हॉस्टल में रहना। तो आई थिंक अगर हम क्वालिटी की बात करें तो अगेन मैं उस बात को रिपीट करूँगा कि यहाँ भी टीचर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्शंस भी आती हैं और प्लेस विनर्स भी हैं। तो लड़कों को लगता है बाज़ औक़ात कि शायद लाहौर एक बड़ा सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा स्कूल्स हैं तो शायद हम जाएंगे वहाँ तो हमें शायद कोई और ही चीज़ मिल जाए हमें, तो बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। अच्छा, अब ज़रा जर्नी के अगले पोर्शन पे आते हैं। वंस आप आर्टिकल्स के बारे में सोचते हो, यू आर माशाल्लाह वर्किंग विद द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। PwC फर्गसन जो है ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, बिग 4 का पार्ट है। जब आपके नाम के साथ ये नाम अटैच होता है तो ऑब्वियसली एवरीथिंग चेंजेस। तो आर्टिकल फाइंडिंग ये कैसे की और इसमें मतलब क्या इसकी स्टोरी है, और अभी तक के जर्नी से सेटिस्फाइड हो या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी ACCA की जर्नी है अभी तक, स्कैन्स के बाद आर्टिकल्स की एंड ओवरऑल। तो आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल्स के लिए जो मेन चीज़ है, जैसे ही लड़के आर्टिकल्स के लिए जो है ना वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली वो उस हिसाब से शायद वर्किंग नहीं कर रहे होते या मार्केट में देख नहीं रहे होते। तो एट टाइम्स जब मैंने स्टार्ट किया था तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के अलावा ACCA का जॉब प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह जहाँ पे आपको वेबसाइट्स की जो जॉब पोस्ट हैं उन पे नज़र रखनी पड़ती है और अप्लाई करना पड़ता है। अगेन तो आई थिंक इस पर थोड़ी सी वर्किंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स की जो भी आर्टिकल सिक्योर करना चाहते हैं ACCA में, कि जब भी उनका ये टाइम स्टार्ट होता है तो उससे पहले अपनी वर्किंग करके जाएँ। बाज़ औक़ात कुछ लड़के ये सोच रहे होते हैं शायद कि ACCA हमारा शायद कंप्लीट होगा तो हमारे पास खुद ब खुद ही ऑफ़र चल के आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली मार्केट में और भी लोग हैं, काफ़ी ACCA स्टूडेंट्स होते हैं, एफिलिएट्स होते हैं
जो कि आपके साथ ही जो है ना जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, आर्टिकल्स ढूंढ रहे होते हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वेल प्रिपेयर होके जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो सिक्योर करते हैं। और इसमें रेफरेंस का क्या रोल है आर्टिकल्स के अंदर? क्या कोई बहुत बड़ा रेफरेंस चाहिए? हाउ डज दैट वर्क? रेफरेंस का एज सच कोई ख़ास रोल नहीं है। रेफरेंस मतलब ग्लोबली भी यूज़ होता है रेफरेंस, कि आप एक तो रेफ़र करते हैं कि ये एक स्टूडेंट है या ये एक एप्लीकेंट है, और आप कंपनी को रेफ़र करते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इंटरनली, कि आप इनको इवैल्यूएट कर लें, इनका इंटरव्यू लेके देख लें, अगर ये सूटेबल हैं तो आप इनको रख लें। तो वो आई थिंक हो भी सकता है उसकी रीज़न ये है बाज़ औक़ात कि जब आर्टिकल्स में तो मैं नहीं कहूँगा इतना, लेकिन आर्टिकल्स के बाद जब एक इंडस्ट्री में जाते हैं, तो किसी एक फील्ड में अगर हम ग्रो कर जाते हैं, तो वो उस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ACCA के बाद, जैसे टैक्स है, ERP है, एडवाइजरी है, कंसल्टेंसी है, तो मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट अगर एक फील्ड में हम ग्रो कर जाते हैं, तो उसके बाद हमें नेटवर्क चाहिए होता है या रेफरेंस चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ, जो हमें बता सके कि यार इस कंपनी के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है पड़ी ERP में, या ये लोग ERP में हायरिंग कर रहे हैं या ऑडिट में हायरिंग कर रहे हैं। तो वो सिर्फ उस चीज़ के लिए रेफरेंस काम आता है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप सिक्योर कर जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी है कि अगर एक बच्चा ACCA कर रहा है या कर गया है, तकरीबन लास्ट एक पेपर्स में है, तो उसको क्या चाहिए कि वो आर्टिकलशिप करे पहले या डायरेक्ट जॉब में चला जाए? व्हाट डू यू प्रेफर? आप क्या गाइड करोगे उसे? मैं ये प्रेफर करता हूँ कि पहले आर्टिकल्स कर लेने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो आर्टिकल्स में या जो फर्म के साथ जो एक्सपीरियंस मिलता है ऑफ मल्टीपल डिफरेंट क्लाइंट्स, मल्टीनेशनल क्लाइंट्स, वो इंडस्ट्री में कभी भी नहीं मिलता। उसकी एक वजह ये है कि इंडस्ट्री में बाज़ औक़ात हम अगर एक इंडस्ट्री में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल FMCG है या बैंकिंग है, तो जो भी हमारा टाइम वहाँ पे लगता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर इनिशियली, तो वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री का ही एक्सपीरियंस बन के रह जाता है। और उसको अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो उसकी वो वर्थ नहीं है जो कि ग्लोबल फर्म की है। अगेन ग्लोबल फर्म का एक ये भी फ़ायदा है मल्टीनेशनल बिग फोर का, कि बिग फोर हो या उसके अलावा फर्म हो, कि उनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। इवन इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं जिन पे आपको काम करने का एक्सपीरियंस होता है और मौका मिलता है। तो वो जब एक्सपीरियंस हम अपनी CV में लेके जाते हैं बाद में इंडस्ट्री में कहीं भी या किसी और कंट्री में इवन, तो वो बहुत वैल्यूएबल साबित होता है। तो दैट्स वाई फर्म के साथ जाना और आर्टिकल्स पहले कर लेना इट्स 100% रिकमेंडेड। अच्छा, इसमें अब आपने ERP के अंदर काम किया और आपकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी भी ERP है। कुछ बच्चों के ज़हन में ये होता है कि भाई मैंने तो ऑडिट में ही जाना है, या से उसके बाद इनकी एक ज़हन में टैक्स है, एडवाइजरी, ERP, कॉर्पोरेट साइड, इन साइड्स के बारे में कई बच्चे नहीं सोच रहे होते। हालांकि अब मेरे जितने भी करंट स्टूडेंट्स हैं, दे आर माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल, जो ERP में या टैक्स में या इन डिफरेंट फील्ड्स में है। तो एक तो बताइए कि ERP है क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसका स्कोप क्या है, और आप क्या प्रेफर करोगे कि एक बच्चा अगर आपसे पूछे कि सर मैं ERP में जाऊं या ना जाऊं, या मुझे अपॉर्चुनिटी, मुझे PwC कह रहा है ERP में आ जाओ वर्सेस एक और फर्म कह रही है कि भाई ऑडिट में आ जाओ, आपका क्या उसके लिए भी एक गाइडेंस होगी? देखिए आई थिंक इस पे जो है ना, सबसे पहले तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। क्योंकि ऑडिट में कुछ रेपिटेटिव सॉर्ट ऑफ काम होता है, टैक्स में भी। अगर हम एडवाइजरी की बात करें, जैसे ERP की बात करें, तो इसमें डेली बेसिस पे न्यू चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा है। तो जो इंटरेस्ट हमारे हैं, हम उनसे अगर अलाइन करके अगर एक करियर फील्ड चूज़ करते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर मैं अपनी बात करूं और ERP की बात करूं, तो मैंने ERP इसलिए भी चूज़ की थी कि जब मुझे जब फर्म्स का पता लगा कि PwC में हायरिंग हो रही है और ERP में हो रही है, तो मैंने ERP के ऊपर वर्किंग की कि ERP क्या है। ऑब्वियसली मुझे भी उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि हम ACCA के अंदर हमें उस लेवल पे जो है ना ERP के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो उस पर मैंने वर्किंग की, तो मुझे बाद में पता चला कि जो टेक रिलेटेड गैजेट्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनमें काफ़ी मेरा लगाव है। तो मुझे आइडिया हुआ कि फ़ाइनांस पढ़ने के बाद भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम टेक से रिलेटेड और सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों में काम कर सकें। तो दैट्स वाई, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने ERP को परस्यू किया। और अगर हम ERP की जनरल अगर बात करें, तो ERP का स्कोप बहुत ज़्यादा आगे है पड़ा, और वो इंक्रीज़ इसलिए भी होता जा रहा है कि हर चीज़
ऑटोमेट हो रही है, सिस्टम्स पे जा रही है। अगर आप टैक्स की बात करते हैं, टैक्स के भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है या जो पूरा एक बिजनेस मैपिंग है वो ERP के अंदर हम बनाते हैं। तो मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस प्रोसेसेस की जो बिजनेस मैपिंग है और जो उसका आइडिया है कि बिजनेस मैपिंग किस तरह होती है, बिजनेस प्रोसेसेस किस तरह काम करते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, उनकी एफिशिएंसी किस तरह इंक्रीज़ करनी है, क्लाइंट के जो पेन पॉइंट्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो कैसे रिजॉल्व करने हैं, इन सब का आइडिया ERP से बेहतर और शायद ही कहीं हो सकता हो। तो आई थिंक दैट्स वाई ERP। और अब अगेन जो AI का जो जिस तरह दौर आ रहा है और जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो हर चीज़ के अंदर ERP और सिस्टम्स का एक बहुत मेजर रोल है। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, तो किसी भी रोल पे हम जाते हैं, फाइनेंस में या ट्रेजरी में या किसी भी, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अक्सर ही ऑलरेडी ERP सिस्टम्स लगे होते हैं, चाहे वो SAP हो, चाहे ओरेकल हो, उनके रेलिवेंट मॉड्यूल्स के साथ हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास पहले ही ERP का इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस है और रेलिवेंट उन्हें बिजनेस प्रोसेसेस का आइडिया है, मैपिंग्स का आइडिया है और फाइनेंस का भी एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन और एक लीथल कॉम्बिनेशन है जो कि आप जाके जिसको कैश करवा सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं। अच्छा, इसमें ये आपने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है। तो इसी में एक क्वेश्चन मेरा अब और है कि जब आप ऑब्वियसली ERP में काम कर रहे हो, तो नॉर्मली मैंने ये भी देखा है कि सेकंडमेंट्स जो हैं ये ERP में रिलेटिवली ज़्यादा हैं। तो एक तो एक्सप्लेन करो ये सेकंडमेंट होती क्या है और इसके अगर कोई बेनिफिट्स हैं तो वो क्या हैं, और अभी तक उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? सेकंडमेंट बेसिकली ये होती है कि जब भी फर्म के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो जिनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सम सर्टेन टास्क या जो ERP इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस हैं कि वहाँ पे उनको ऑन साइट जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो चाहिए होते हैं। रीज़न बीइंग कि उनकी जो टीम्स के साथ जो डिस्कशन है, कोलैबोरेशन है, या उनके सिस्टम के ऊपर जो टेस्टिंग है या जो सिस्टम प्रोसेस मैपिंग है, वो करने के लिए इन टर्म्स ऑफ ERP ये मैं बता रहा हूँ, तो वो करने के लिए वहाँ पे लोग चाहिए होते हैं। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस, तो जो थोड़ा जब एक साल या थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब हम क्लाइंट को डील कर सकते हैं और उनके चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं, तो फर्म मौका देती है इसको सेकंडमेंट का कि क्लाइंट जिस भी कंट्री में हो वहाँ पे फर्म भेजती है। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, उसमें से कुछ तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल भी आ जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी आ जाते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, तो जो एक्सपीरियंस है वो हम CV में एक सेपरेटली उसको मेंशन कर सकते हैं कि ऑन साइट क्लाइंट पे और इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे जाके काम किया है। तो सेकंडमेंट को इस तरह भी ट्रीट किया जाता है कि आपका एक्सपोजर जो है वो नेशनल काउंट नहीं होता। अगर हम कहीं भी किसी और कंट्री में जाते हैं तो वो वहाँ पे काउंट होता है कि मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस किया है मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो दैट्स वाई। अच्छा, अब एक और इसके अंदर मतलब बात रिलेटेड ही मैं कहूँगा, माशाल्लाह यू आर नाउ 23, एम आई राइट? एंड ACCA किस एज में शुरू किया और क्या आज आप कंटेंट हैं उस जर्नी से जो आपने ये पूरा जर्नी अभी तक का देखा, और माशाल्लाह ये अभी आगे तो और ज़्यादा कामयाबी की तरफ चलता रहेगा? ACCA मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 19 में और अल्हम्दुलिल्लाह 18 to 19 ये मैं एक बता दूं, 19 ईयर्स ऑफ एज कह रहा है वो, 19 ईयर्स। हाँ जी, में तो भी ये पैदा भी नहीं हुआ होगा शायद। नहीं ऑब्वियसली 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज में जब मेरी एज थी, तो कोरोना का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो आई थिंक FSC, क्योंकि मैंने शुरू से ही जो क्लासेस हैं कोई इस तरह मतलब गैप नहीं था मेरी स्टडी में, तो मैट्रिक क्लियर करने के बाद और FSC करने के बाद तो डायरेक्टली ही मैं ACCA में आ गया था और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इंजीनियरिंग की साइड या किसी और साइड नहीं जाना, तो मैंने कहीं पे भी टाइम बगैर ज़ाया किए डायरेक्टली ACCA अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये बताओ कि जब हम ख़ास तौर पे बिग 4 में जाना चाह रहे हैं, एक बच्चा है जो फर्स्ट अटैम्प्ट रहा है, या चले फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं भी है, कोई एक आधी अटैम्प्ट ही उसकी ज़्यादा लगी है, यानी उसने फेयरली एक अच्छे टाइम में वो लास्ट पेपर्स में है, तो यहाँ तक तो जैसे मैं मुल्तान में भी कहता हूँ, जितने भी मेरे पास बच्चे आते हैं कि यार तुम अच्छे टाइम पे अगर ACCA करो तो मैं तुम्हें बिग 4 में किसी एक जगह पे इंटरव्यू टेबल तक तो
रेफ़र कर ही सकता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अब इतना अलुमनाई है आप जैसे स्टूडेंट्स का। जैसे मुस्तफ़ा अरशद हैं, उन्होंने आपको रेफ़र किया, आपने कई लोगों को रेफ़र किया। बट वंस हम उस टेबल तक पहुँच जाते हैं, तो वो इंटरव्यू टेबल पे सक्सेस हासिल करने के लिए क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, इसके बारे में बताओ सर। आई थिंक इसके लिए जो स्टूडेंट्स को पहले से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारा हमारे पास कंटेंट है। ACCA खुद भी प्रोवाइड करता है, ACCA के आर्टिकल्स हैं इन चीज़ों पे कि आपने फ्रेशर लेवल रोल के लिए किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना है, किन क्वेश्चंस पे आपने प्रिपेयर होकर जाना है। उसके अलावा जिस भी फर्म में अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी वर्किंग करके जानी चाहिए। और उनके अगर हम बिग 4 की बात करें तो बिग 4 का इतना कंटेंट ऑलरेडी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज़ और वीडियोस, तो वो आई थिंक वहाँ से काफ़ी जो है ना अच्छा एक आइडिया होता है कि किस तरह से तैयारी करके जानी चाहिए। और वंस यू आर ऑन द इंटरव्यू टेबल, तो आई थिंक जो टेक्निकल नॉलेज है फ्रेशर के लिए वो इतना जो है ना कह लें कि नहीं मैं वो करता कि टेक्निकल नॉलेज के अलावा प्रोफेशनल नॉलेज जो है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, करंट अफेयर्स है या उसके अलावा जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बंदा आ रहा है ACCA जिसने किया हुआ है, तो उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेसिक चीज़ों का आइडिया है। थोड़ा बहुत वो पूछ लेते हैं, मतलब अगर हम बात करें एक दो स्टैंडर्ड्स की थोड़ा सा, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस होता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि ऑब्वियसली कंसल्टेंसी के अंदर जब आगे जाके क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करनी होती है और एग्जेक्टिव्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, तो उसके लिए आई थिंक जो पर्सनैलिटी है और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ऑब्वियसली जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो तो देख ही रहे होते हैं। अच्छा एहसान, ये जो मेरा सेगमेंट है, इसको थोड़ा सा लाइट हम करते हैं। मैं कोई एक वर्ड बताऊंगा और आपने बगैर सोचे समझे जो आपके जहन में उस टाइम पे आता है आपने वो फ़ौरन कहना है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट। चलें। स्कैन्स मुल्तान। स्कैन्स मुल्तान आई थिंक अमेजिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमने बहुत इंजॉय किया। AFD। AFT आई थिंक ईजी। अगर आप कैसर मकबूल खान। कैसर मकबूल खान अमेजिंग पर्सनैलिटी। मलिक अमजद करीम। अमजद करीम सर आई थिंक जो वो पढ़ाते हैं जिस तरह से इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, और मतलब जब वो स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि आज हम जो है ना ये चीज़ कर देंगे तो बस ख़त्म कर ही देंगे, तो बहुत अमेजिंग। पोजीशन। पोजीशन फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए। PwC। PwC ओवरऑल ग्लोबल रिकग्निशन जो है उनकी, दैट्स नंबर 1। फेवरेट टीचर एट स्कैन्स मुल्तान। फेवरेट टीचर एट स्कैन्स मुल्तान बहुत सारे टीचर्स हैं। आई वुड से कि सर असद हैं, सर अमजद करीम हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि एक फेवरेट टीचर है ऑब्वियसली, क्योंकि हर टीचर का एक रोल है। और अगर हम बात करें जो हमारे बैच के लड़के हैं वो ये ऑब्वियसली आपको भी बताएंगे कि सर अरसलान आरिफ की तो जब हमने पहली क्लास आपके साथ ली थी, तो आपने जो हमें था कि यार F2 का पेपर हम 2 महीने में शायद इसका सिलेबस कवर करेंगे। F9। F2 हमने पहले किया। अच्छा। तो FA2 सॉरी, आप वो पढ़ाते नहीं हैं क्लास, बट सिर्फ हमारे बैच के साथ आपका एक एक्सपीरियंस था, तो FA2 आपने 15 दिन में ख़त्म करवाई थी। तो हमारा वहाँ से एक्सपीरियंस था कि यार मतलब सर अरसलान आरिफ तो शायद जो है ना बहुत ही हाई लेवल टीचर हैं, तो ऑब्वियसली हैं, तो हमें था कि बड़ी क्लासेस को, प्रोफेशनल पेपर्स को पढ़ाते हैं, तो सर ने 15 दिन में ख़त्म कर दिया। सेम कोर्स जब F9 में हम गए तो उसका भी हमारा सिलेबस बाकी सारे सिलेबस इससे बहुत जल्दी कवर हो गया था। तो सिमिलरली सर असद साहब की बात करें तो जो टेस्टिंग और फीडबैक जिस तरह वो लेते हैं, तो ऐसे हर सर की जो अपनी स्किल्स हैं या जो उनका तरीका है, यूनिक वे है, जो सर अबू बकर मिर्ज़ा साहब समझाते बहुत अच्छा है कंसेप्ट्स और ये सारा कुछ। तो आई थिंक जो यूनिक वे है हर एक टीचर का वो मैटर करता है। तो आई थिंक मेरे लिए सारे फेवरेट टीचर्स हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक इट्स फ्यूचर। आर्टिकल्स मस्ट। ACCA वर्सेस CA। ACCA। अच्छा, ये अब चले इसमें थोड़ा सा हम करते हैं, ये तो अपनी अपनी प्रेफरेंस ही हैं, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है और मेरे ख्याल है दोनों कर लें
तो एक बड़ा एक्सीलेंट चीज़ है। एहसान, बड़ा मज़ा आया अभी तक पॉडकास्ट में, लेकिन इसका जो आखिरी क्वेश्चन है, मतलब माशाल्लाह आप एक बड़े अच्छे जर्नी पे जा रहे हैं, आपके सामने एक बड़ा अच्छा रोड मैप है। अगर आज एक बच्चा आपको इस वक्त देख रहा है, आप उसको क्या एडवाइस करोगे? क्या की पॉइंट्स हैं जिनको वो फॉलो करे तो वो सक्सेसफुल भी हो सकता है और उसका जर्नी जो है वो बड़ा स्मूथली जा सकता है? आई थिंक इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर तो जो एक स्टूडेंट अभी करियर स्टार्ट कर रहा है, इंटर अभी कंप्लीट किया, तो आई थिंक आज के दौर में जितना नॉलेज अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, आप बैठ के देखें, चीज़ें रिसर्च करें। हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपीरियंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरेज है, उसके अलावा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें आइडिया होता है कि किस फील्ड के अंदर किस तरह का काम होता है। फॉर एग्जांपल ऑडिटर्स या अकाउंटेंट्स किस तरह डेली लाइफ में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स जो भी फील्ड परसू करते हैं, तो सिर्फ उनके जहन में होता है, जैसे किसी से सुना कि अच्छा यार ये भी एक फ़ील्ड है, वो कहते हैं शायद यही ही एक फ़ील्ड है, और वो अपना इंटरेस्ट या उसके अलावा वर्किंग नहीं करते। तो आई थिंक स्टार्टिंग में आपको पूरी वर्किंग करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या फील्ड्स करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके पास, और उनमें से उनको सबसे ज़्यादा क्या सूट करता है और वो परसू करना चाहिए। जो ACCA में या CA में आते हैं, आई थिंक उनके लिए कंसिस्टेंसी इज़ द की, क्योंकि जो मुझे लगता है कि ACCA और CA फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ के अगर आपने इस 3 मंथ्स में नहीं किया तो फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स। सिमिलरली CA के 6 मंथ पीरियड है, तो वो कहता है कि इस 6 मंथ्स में नहीं किया तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो उस टाइम पीरियड में जो एक रूटीन चल रही आ रही होती है लड़कों की या स्टूडेंट्स की इंटर से, तो वो उसमें काफ़ी रिलैक्स कर जाते हैं और टाइम कहते हैं कि अच्छा हम लेक्चर्स भी ले लेंगे, हम ठीक है आज नहीं हम कल कर लेंगे। तो एट टाइम्स इस तरह काफ़ी लड़कों का मैंने देखा कि जब वो पेपर इवन बुक भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी उनकी तैयारी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि यार चलो इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही हम पास हो जाएंगे। तो जब पहले ही ऐसे सोच लेते हैं तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि कंसिस्टेंट रहना है। और डे 1 से अगर जिस तरह क्लास में कोई कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, अगर हम डे 1 से उस पर थोड़ा सा टाइम जाके लगाते हैं, तो इनिशियली इवन आई से कि फंडामेंटल्स तक तो ACCA में इतना कोई हार्ड नहीं होता। जब आप प्रोफेशनल्स पे जाते हैं तो प्रोफेशनल्स पे आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और बाकी सारी प्रोफेशनल स्किल्स और जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं और पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स, क्योंकि वो सारा पेपर एक रिटन होता है, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, तो ये इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। इवन जब मुझे याद है जब मैंने ACCA कर रहा था, तो मुझे F सीरीज़ फंडामेंटल सीरीज़ से पहले ही मैंने अपनी टाइपिंग स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया था। तो आई थिंक प्रैक्टिकल स्किल्स पे साथ के साथ काम करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ACCA के अंदर हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखें। अगर हम बात करें एक्सेल की, या हम बात करते हैं MS वर्ड की, हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, उसके अलावा ये बेसिक चीज़ें हो गई आप, क्योंकि जिस तरह आगे दौर आ रहा है AI का या ERP सॉफ्टवेयर्स जो जिस तरह उनका एक इम्पैक्ट है पड़ा, तो आई थिंक उसमें भी स्किल्स लेनी चाहिए। जो लड़के प्रोफेशनल्स पेपर में हैं, जो ERP में जाना चाहते हैं, ERP के भी कोर्सेज़ हैं पड़े, सर्टिफिकेशंस हैं, जो ओरेकल है या SAP है, उनकी अपनी ऑथेंटिक सर्टिफिकेशंस हैं, उनको परस्यू करना चाहिए। उसके अलावा AI आई थिंक उसके ऊपर जो है ना आपको अप टू डेट होना चाहिए। उसके अगर कोई सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, या आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आइडिया है, क्योंकि आई थिंक आगे जाते हुए, क्योंकि अभी PwC भी और जितनी भी ग्लोबल फर्म्स हैं वो AI को और इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करती जा रही हैं अपने जो डेली बेसिस रोल्स हैं उनके अंदर। तो आई थिंक अगर जो लड़के अभी नेक्स्ट आ रहे हैं, अगर वो अभी से इन चीज़ों पे प्रिपेयर होके आते हैं और स्किल्स लेकर आते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मार्केट में आके वो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। आई थिंक बहुत शुक्रिया एहसान, बहुत मज़ा आया, और आई होप कि हम दोबारा भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह जिस तरह आप आगे जाएंगे आपके तजुर्बात जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ और बाकी ऑडियंस के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट एहसान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।